हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और प्लस जो भी नीट के लेवल के या बोर्ड के लेवल के एक्स्ट्रा पॉइंट रहेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। तो मेरी पूरा कोशिश रहेगी कि मैं आपको एनसीईआरटी का हर एक स्टेटमेंट, हर एक वर्ड जो है वो इस यूनिट का अच्छे से क्लियर करवाऊँ, क्योंकि ये यूनिट जो है इकोलॉजी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में ही इस क्वेश्चन का, इस यूनिट का बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो हम सबसे पहले जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, इसका हम एक माइंड मैप प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो माइंड मैप में अगर हम देखें तो जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है, इसको हम टोटल 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट जो रहता है वो इकोलॉजी के बारे में रहता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब बच्चों को हर एक चैप्टर का माइंड मैप जरूर पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इकोलॉजी, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो इकोलॉजी के बारे में रहेगा। यानी कि हम देखेंगे कि इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दी, इकोलॉजी टर्म का मीनिंग क्या है, ठीक है, इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और इकोलॉजी के लेवल्स क्या हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट रहता है इस चैप्टर का, जिसमें 100% पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चंस बनने की। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट रहता है इस चैप्टर का वो रहता है ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं इसमें हम देखेंगे। पहला पॉइंट तो एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को जो है इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या एबायोटिक फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर के अगेंस्ट जो ऑर्गेनिज्म या लिविंग होते हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्स वो या तो एज अ रेगुलेटर कन्फर्मर बन के कर सकते हैं, या माइग्रेट कर सकते हैं, या सस्पेंड हो सकते हैं, या फिर वो कुछ अडप्टेशन भी कर सकते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर अपने आप को बना के रख सके। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट रहता है जो हमें पढ़ना होता है। अब थर्ड पार्ट जो है इस चैप्टर के अंदर वो हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। और पॉपुलेशन के अंदर हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो पहला बोर्ड का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करो, या कोई भी 3 एट्रीब्यूट्स को आप एक्सप्लेन करो। और नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दे के पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स नहीं है। ठीक है, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे बर्थ रेट क्या होता है, दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं कि डेथ रेट क्या होता है, तीसरा हम यहाँ पे पढ़ते हैं सेक्स रेशो, मतलब मेल और फीमेल का क्या रहेगा। ठीक है, फोर्थ हम पिरामिड, एज पिरामिड पढ़ेंगे कि वर्ल्ड के अंदर सारी जगह सब स्पीसीज की पॉपुलेशन एक जैसी नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू एज उनके अलग अलग पिरामिड्स बनते हैं। और पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है, किस तरीके से वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहला जो हमारे पास पॉपुलेशन का मेन पॉइंट रहता है वो है एट्रीब्यूट्स। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अलावा जो सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पे रहेगा वो है पॉपुलेशन की ग्रोथ। और जो थर्ड पार्ट हमारा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट हम पॉपुलेशन की रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल्स। ठीक है, और ग्रोथ मॉडल्स में हमारे पास 2 तरह के, एक तो रहेंगे एक्सपोनेंशियल और एक रहेंगे लॉगिस्टिक। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का हो गया थर्ड पार्ट, यानी कि थर्ड पार्ट के अंदर आप पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ोगे, पॉपुलेशन की ग्रोथ पढ़ोगे और ग्रोथ मॉडल्स पढ़ोगे। अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट रहता है इस चैप्टर का वो रहता है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। ठीक है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन हमें 6 टाइप की दे रखी हैं एनसीईआरटी ने, जिसके अंदर हम देखेंगे कि 2 स्पीसीज ए और बी आपस में किस तरीके से इंट्रैक्ट करती है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दोनों को लॉस हो रहा है, एक को बेनिफिट एक को लॉस हो रहा है, या एक को बेनिफिट एक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक पे नेगेटिव एक में पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप हमें इंट्रैक्शंस दी हुई हैं। टोटल 6 टाइप ऑफ इंट्रैक्शन है, जिसमें म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म, ये इतने हमें दे रखे हैं।
तो इस तरीके से इस चैप्टर का पहले तो माइंड मैप जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म इज़ अ वेरी वेरी पूरी इकोलॉजी यूनिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ये चैप्टर है। तो हम लोग जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमने पहले तो ये देख लिया कि जो पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर बेसिकली इस पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप जो था वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है, क्योंकि इस माइंड मैप के अंदर हमें इसके 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास आता है सबसे पहला पार्ट कि इकोलॉजी क्या है, ठीक है। तो इकोलॉजी के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम देखना चाहेंगे यहाँ पे। इकोलॉजी बेसिकली हम बायो के अंदर या एक इन्वायरमेंटल स्टडी के अंदर हम इसको रखते हैं। इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम बेसिकली कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं या इंट्रैक्शंस की स्टडी करते हैं किसके बीच में, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में, ठीक है। तो पॉपुलेशन की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी हमारे एनसीईआरटी ने गिवन की हुई है, वो भी हम देखेंगे। इकोलॉजी जो शब्द है वो 2 टर्म से बना होता है हमारे पास, एलोकोस एंड लोगस, ठीक है। इसका मतलब होता है होम और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि ऑर्गेनिज्म या लिविंग जिस होम में रह रहा है और उस होम में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं और उन फैक्टर के अगेंस्ट कोई लिविंग कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, कैसे दूसरी स्पीसीज के साथ इंट्रैक्शन करता है, ये सारी चीज़ों की स्टडी हमें क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा इकोलॉजी जो हमारे पास टर्म है जो वो हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हु गेव द टर्म इकोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए इकोलॉजी जो टर्म है वो हमें दी थी अर्नेस्ट हीकल ने। इकोलॉजी टर्म गिवन बाय, ये एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर रहेंगे वो आपको बताए जाएंगे। टर्म गिवन बाय अर्नेस्ट हीकल, हीकल ने ये टर्म दी थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टर्म। हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। फादर ऑफ इकोलॉजी भी एनसीईआरटी ने डायरेक्ट मेंशन नहीं किया, लेकिन इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर अगर आप यहाँ पे आओगे, ये है हमारे पास रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो ये नीट का भी क्वेश्चन रहा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। तो रामदेव मिश्रा इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पे भी आ गया। अब हमारे पास आता है कि हमारे पास टर्म किसने दी, अर्नेस्ट हीकल ने दी है। फादर कौन है ये भी हमें पता चल गया, इंडियन फादर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आती है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन की हुई है। डेफिनेशन के अंदर अगर मैं बहुत ही शॉर्टली बात करूँ तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं किसकी, इंट्रैक्शन की, ठीक है। और ये इंट्रैक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, ये इंट्रैक्शन आपको पहले तो बायोटिक का एबायोटिक के साथ मिलेगा, ठीक है। दूसरा इंट्रैक्शन एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से भी तो करती है, तो बायोटिक का बायोटिक के साथ भी हो सकता है। और तीसरा इंट्रैक्शन एबायोटिक का एबायोटिक के साथ भी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ऑल ऑफ दी अबव वाला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, वो एक लिविंग को अफेक्ट करते हैं। एक लिविंग एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को अफेक्ट करती है। अब आपकी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है एबायोटिक दूसरा एबायोटिक को कैसे अफेक्ट करता है। तो बच्चों देखो, जब सॉइल फॉर्मेशन होता है तो उस ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा कि लाइट और टेम्परेचर वाटर आपस में इंट्रैक्ट करके जो रॉक होता है उसके अंदर वेदरिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन या कोई भी दूसरा अगर बायोटिक फैक्टर बन रहा है, किस स्पीड में बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो एबायोटिक का एबायोटिक के साथ इंट्रैक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोला जाता है। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी क्या बोल रही है इसके बारे में। उसके बाद में हमारे पास हम लोगों ने अगर देखें तो इकोलॉजी के बारे में हमने टर्म किसने दी ये देख लिया। इसके अलावा मीनिंग क्या है ये भी हमें समझ में आ गया। इसके अलावा डेफिनेशन क्या है ये भी हमें क्लियर हो गया। और अब हमारे पास चलते हैं लेवल्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं पहले शॉर्टली आपको लेवल्स के बारे में बताऊं तो देखो कोई भी अर्थ पे लिविंग है ना, उस लिविंग का अगर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन
ठीक है बच्चों। तो वो स्टार्ट होगा बहुत छोटे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल से अगर हम स्टार्ट करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, यानी कि प्रोटीन है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और लिपिड है, ये सारे क्या हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया। ये जब आपस में मिलते हैं तो मैक्रोमोलिक्यूल से आगे क्या बनता है, मैक्रोमोलिक्यूल से बनेगी सेल, सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म एस्टेब्लिश होता है। तो ये जो लेवल है वो तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ इकोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का आंसर जो है वो चेंज होगा, क्योंकि लेवल ऑफ इकोलॉजी के अंदर बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो मैं आपको वही बता रही हूँ यहाँ पे ऑफिशियली तो टोटल 6 लेवल रहते हैं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने आपके 4 लेवल्स को ही मेंशन किया है। मैं आपको 6 के 6 बता रही हूँ यहाँ पे। पहला जो लेवल रहता है वो है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसके अंदर हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, के बारे में, यानी कि इकोलॉजिकल लेवल स्टार्ट सेल से नहीं होगा, पहली बात ऑर्गेनिज्म से होगा। ऑर्गेनिज्म के बाद में क्या आएगी, पॉपुलेशन, यानी कि सेकंड जो लेवल रहेगा वो रहेगा पॉपुलेशन का, ठीक है, जिसके अंदर पॉपुलेशन मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, जैसे हनुमानगढ़ की पॉपुलेशन है, गंगानगर की पॉपुलेशन है, दैट इज अ पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज की हो सकती है जो आपस में इंटरब्रीड करता है। उसके बाद में हमारे पास आता है कम्युनिटी, कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में कोई ये हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, और एरिया में एक पॉपुलेशन यहाँ पे बैठी है, एक पॉपुलेशन यहाँ पे बैठी है, एक पॉपुलेशन यहाँ पे बैठी है, तो ये क्या बनेगी, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन का जो ग्रुप रहेगा एक पर्टिकुलर एरिया में, और जो आपस में इंट्रैक्शन कर रहे हैं, ये इसके साथ इंट्रैक्शन कर रही है, ये इसके साथ इंट्रैक्शन कर रही है, तो ये एक पॉपुलेशन है, ए पॉपुलेशन, ये बी पॉपुलेशन, ये सी पॉपुलेशन। मान लो ये प्लांट की पॉपुलेशन होगी, ये कोई एनिमल की होगी, ये कोई माइक्रोब की होगी, ये आपस में जो इंट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड लेवल क्या रहता है, कम्युनिटी। फोर्थ लेवल रहता है, उस कम्युनिटी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक इकोसिस्टम मिलेगा। इसके अंदर आप इकोसिस्टम के अंदर जब बात आती है तो कम्युनिटी आपस में इंट्रैक्शन करती है, किस किस के बीच में, बायोटिक के साथ तो करती है, प्लस ए बायोटिक के साथ भी करते हैं, जैसे कि हम लोग भी तो इंट्रैक्शन कर रहे हैं लाइट टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो कम्युनिटी इंट्रैक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट दैट मेक्स अ इकोसिस्टम, ठीक है। तो फोर्थ जो लेवल रहता है वो क्या रहता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ने एनसीईआरटी के ऊपर पूरा चैप्टर दे दिया आपका 14th। उसके बाद में हमारे पास 5वां जो लेवल बनता है वो रहता है बायोम, ठीक है। बायोम पे अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और 100% ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन में डालता है कि बायोम क्या होता है। बायोम बेसिकली एक बहुत बड़ा ऐसे बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, और जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप मिलेंगे इकोसिस्टम के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोम। उसके बाद में हमारे पास 6 जो पॉइंट रहता है वो रहता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज अ 6th लेवल ऑफ इकोलॉजी। वो ऐसा है, ये मान लो अर्थ है, और अर्थ के सराउंडिंग वो पार्ट, ठीक है, जहाँ पे लिविंग रह सकते हैं, चाहे वो एयर की बात चल रही हो, चाहे पानी की बात चल रही हो, चाहे सॉइल की बात चल रही हो, यानी कि लाइफ प्रेजेंट अराउंड द अर्थ, यानी कि वो पार्ट, वो रीजन जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपको एक ओवरव्यू समझा दिया है। अब हम इस पार्ट को एनसीईआरटी ने कैसे एक्सप्लेन किया है वो हम देखते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को पढ़ना है। आपकी एनसीईआरटी यहाँ पे बोल रही है कि भाई देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पे सीधा पहले तो एक लाइफ को समझने के लिए हमें अलग अलग प्रोसेस का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, जिसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपकी अगर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप मैक्रोमोलिक्यूल से स्टार्ट करोगे, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, या एक ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन यहाँ एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोम्स, अगर ये वाला जोन आप देखोगे तो ये लेवल ऑफ इकोलॉजी कहलाता है बच्चों, ठीक है। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये जो जितने भी लेवल्स हैं उसके अंदर हम लोग
दो तरह के क्वेश्चंस पुट करते हैं, एक पर्टिकुलर लिविंग के बारे में, जिन्होंने एक बर्ड के बारे में बोला है कि वो गाना गा रहा है, कैसे और क्यों गा रहा है, इस तरीके से कैसे गा रहा है तो वो उसका मैकेनिज्म पूछा जा रहा है, क्यों गा रहा है तो उसकी सिग्निफिकेंस पूछी जा रही है, कैसे गा रहा है तो आपको पता है कि उनके पास वॉइस बॉक्स होता है, उसके अंदर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं तो वो गा रहा है। लेकिन क्वेश्चन आता है क्यों गा रहा है, तो वो बात चल रही है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है अपने सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ, या किसी तरीके से वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, इंट्रैक्शन कर रहा है। वो बायोटिक के साथ भी कर सकता है और एबायोटिक के साथ भी कर सकता है, ठीक है। तो बायोटिक के साथ करेगा जैसे कि उसको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर ब्रीडिंग करनी है, तो इस तरीके से वो कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के लेवल का बनता है वो ये है कि इकोलॉजी की डिफाइन बताओ भी क्या होती है। तो लिखा हुआ है स्टडी द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म। पहली बात तो अमंग द ऑर्गेनिज्म बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक की बात चल रही है, ठीक है, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स अ फिजिकल एबायोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी होगी डेफिनेशन, तो बहुत अच्छी 100% सही डेफिनेशन है। अब आपकी क्वेश्चन आता है कि आप 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझाओ इकोलॉजिकली। इकोलॉजिकली बायोलॉजिकल चल रहा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से चलेंगे, लेकिन इकोलॉजी में पहला लेवल रहता है ऑर्गेनिज्म का, दूसरा रहता है पॉपुलेशन का, तीसरा रहता है कम्युनिटी का और फोर्थ रहता है बायोम का। तो मतलब आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ 4 के बारे में ही बात की हुई है। अब हम आते हैं दैट इज अ इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो उन्होंने हेडिंग तो डाल दिया ऑर्गेनिज्म इट्स एनवायरनमेंट, लेकिन इन्होंने इकोलॉजी के लेवल बायोम को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इकोलॉजी के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे किसी पर्टिकुलर एरिया यानी कि पोलर रीजन में या डिजर्ट रीजन में पड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे रहने के लिए उसे क्या करनी पड़ेगी, अडप्टेशन करनी पड़ेगी। और अडप्टेशन वो सिर्फ सर्वाइविंग के लिए नहीं कर रहा है, अपने पॉपुलेशन को इन्हांस करने के लिए कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि अर्थ पे सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम क्यों नहीं रहती है। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इसके पीछे तुम्हारी एनसीईआरटी ने 2 रीजन दिए हैं और ज्योग्राफी में आपने भी पता है कि एक तो क्या होता है, रोटेशन करती है अर्थ, ठीक है, सन के चारों तरफ उसके अंदर एक रोटेशन चलती है। एक वो जो है 90 डिग्री एंगल पे टिल्ट है, ठीक है, अपने एक्सेस पे टिल्ट ऑन इट्स एक्सेस और रोटेशन ये सन के अराउंड, ये 2 ऐसे रीजन रहते हैं। ये नीट का भी क्वेश्चन रहा है कि जो बायोम्स रहते हैं या अर्थ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन रहती है उनमें एनुअल वेरिएशन आती है, चाहे वो टेम्परेचर पे आए चाहे वो सीजनल वेरिएशन आए। जो एनुअल वेरिएशन आने के पीछे रीज़न क्या है, तो आप 2 रीज़न बताओगे। एक तो आप बताओगे कि हमारा जो प्लेनेट है वो रोटेट करता है, पहला रीज़न, और दूसरा रीज़न आप बताओगे कि जो हमारी अर्थ है वो टिल्ट है किसके ऊपर, अपने एक्सिस पे। इस वजह से एनुअल वेरिएशन आता है और उस वेरिएशन में आप देखोगे कि मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश और जो स्नो फॉलिंग हो रही है, बर्फ़, इन दोनों का गिरना वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन। तो इस तरीके से जब ये एनुअल वेरिएशन आता है तो पूरी अर्थ पे अलग अलग तरह के जियोग्राफिकल एरियाज बन जाएंगे जहाँ पे अलग अलग तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस रहेंगी। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल जियोग्राफिकल एरिया बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बायोम्स। तो आपकी एनसीईआरटी ने बच्चों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट 100% इम्पॉर्टेंट ये एक छोटा सा डायग्राम दिया है, लेकिन अपने आप में बहुत अल्टीमेट डायग्राम है ये। इसके अंदर पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस बिहाफ पे किया गया है। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन जो कि सेंटीमीटर में हम लेंगे और प्लस टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में लेंगे। एक एमसीक्यू तो देखो ये बैठा। दूसरा है कि कितने टाइप के बायोम आपकी एनसीईआरटी मेंशन करी है, डिजर्ट बायोम है, ग्रासलैंड बायोम है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, कोनिफेरस फॉरेस्ट है, आर्टिक और एल्पेलाइन, ठीक है। तो ये आपके पास 6 तरह के बायोम्स एनसीईआरटी मेंशन कर रही है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन जो हमें दिखेगा वो क्या है, वो आप देखोगे यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के बीच में हो सकता है ग्राफ पूछ लिया जाए। एक क्वेश्चन मैं आपसे बताती हूँ, जैसे कि आप डेजर्ट देखो तो डेजर्ट का टेम्परेचर तो कितना रहता है, लगभग 20 से 25 के बीच में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखोगे लेस देन 50 या 50 के अप्रॉक्सीमेट लेंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई
हमें उस बायोम का नाम बताओ जहाँ पे बारिश जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है और टेम्परेचर 20 से 25 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन कम है, टेम्परेचर हाई आ रहा है एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो ये कौन से बायोम की बात चल रही है? डेजर्ट। इसी तरीके से आपसे ग्रासलैंड के बारे में भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट आपको देखने को मिलेगा टेम्परेट एंड कॉनिफेरस। देखो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन लगभग दोनों में इक्वलेंट सा नजर आएगा, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे वेरिएशन करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके के ये 100% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, उनको नहीं पता होता है कि इस एक पर्टिकुलर फिगर का जो हमें एक ग्राफ दिया है, बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसका मतलब क्या है और इसको किस तरीके से हमें लर्न करना है। तो ये एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर रहता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि देखो हमें समझ में आ गया कि अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया, ये मान लो हम डेजर्ट बायोम की बात कर रहे हैं, ये मान लो डेजर्ट बायोम है ना, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया, ये एक क्या कहला रहा है हमारे पास? बायोम कहला रहा है। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी ने ना एक बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था कि इंडिया के अंदर कौन कौन से बायोम है, मेजर बायोम ऑफ इंडिया, देखो ये लिखा हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 जो है मेजर बायोम है इंडिया के, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि मेजर बायोम वर्ल्ड वाइज में कितने हैं? तो डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है और टुंड्रा, ये मेजर बायोम है। टोटल बायोम आपके 6 दे रखे हैं, मेजर बायोम यहाँ पे 3 दे रखे हैं और इंडिया के बायोम यहाँ पे 4 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग बायोम पे क्वेश्चन आ गया। अब वो क्या पूछना चाह रहा है कि मान लो डेजर्ट बायोम है, तो डेजर्ट बायोम जितना भी है, इस डेजर्ट बायोम के अंदर क्या कोई लोकल या रीजनल वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा? तो डेफिनेटली आएगा भाई। देखो सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, उसके ऊपर पूरे जियोग्राफिकल एरिया पे एक जैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन तो एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकती। तो ये एक बहुत अच्छी लाइन है जो पूछी गई है। क्वेश्चन ये है, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेराइटी ऑफ हैबिटेट। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। एक तो आएगा हैबिटेट्स क्या होता है, ठीक है, एक बायोम के अंदर, ठीक है, और एक उस हैबिटेट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक टर्म आती है निश। ठीक है, निश और हैबिटेट के अंदर डिफरेंस, ये बहुत रेयर बच्चों को समझ में आते हैं। बायोम आपको पता चल गया एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया, और उस बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया के अंदर किस वजह से रीजनल एंड लोकल वेरिएशन आने की वजह से बायोम में क्या बनते हैं? वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स बनते हैं। मेजर बायोम जो है इंडिया के अंदर दिखाए गए हैं। लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नॉट जस्ट ए फ्यू फेवरेबल हैबिटेट, ऐसा नहीं है कि लाइफ या लिविंग एक अच्छे से फेवरेबल हैबिटेट में ही रहना पसंद करती है। आपके यहाँ पे एक्सट्रीम या हार्श हैबिटेट बता रखे हैं, तो ये फिर से एक क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा जा सकता है राइट द एनी हार्श हैबिटेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखा रखा है डेजर्ट हो गया, रेंज हो, हिमालय फॉरेस्ट हो गया, डीप ओशन ट्रैंक्स हो गए, ठीक है, और स्ट्रीम्स हो गए, और इसके अलावा पोलर रीजन हो गए, हाई माउंटेन, थर्मल स्प्रिंग हो गए, ठीक है, स्ट्रिंग कॉम्पोस्ट पेस्ट हो गए। इसके अलावा और तो आप देखो हमारे इंटेंसाइन भी माइक्रोब्स के रहने के लिए एक हैबिटेट है। ठीक है, तो पहला मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, हैबिटेट और निश ये दो बहुत तगड़ी चीज़ होती है जिनके अंदर बच्चों को अक्सर चीज़ें कन्फ्यूजन में रहती है और ये क्लियर नहीं हो पाता है बच्चों के कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए कि बायोम क्या है, एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, उसको तो आप क्या बोलते हो? बायोम बोलते हो। ठीक है, उस बायोम के अंदर क्या बनता है? हैबिटेट। हैबिटेट के अंदर आप वहाँ पे बायोटिक और प्लस ए बायोटिक दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हो। ठीक है, हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइव्स, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको आप क्या बोलते हो? हैबिटेट बोलते हो। ठीक है, अब आता है कि निश। निश क्या होता है? निश बेसिकली
किसी भी ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे वो अपना एक फंक्शनल रोल प्ले करता है, यानी कि रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म प्ले एन इन्वायरमेंट, एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर काम करता है, एक पर्टिकुलर टॉलरेंस पावर होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसका रोल होता है, वो उसका क्या कहलाता है, निश कहलाता है। तो अक्सर ये दो चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती है। मैं यहाँ पे आपको निश को एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन निश क्या है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। देखो, हैबिटेट क्या हो गया, किसी भी एक स्पेसिफिक एड्रेस हो गया, वो तो क्या हो गया हमारा पर्टिकुलर हैबिटेट। लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशनल जॉब, वो उसका क्या कहलाता है, निश कहलाता है, यानी कि फंक्शनल रोल होता है। ये क्या रहता है, फंक्शनल स्पेस, ठीक है। और फिजिकल स्पेस क्या रहता है, हैबिटेट रहता है, ठीक है। एक हैबिटेट के अंदर, यानी कि एक हैबिटेट में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल निश के अंदर एक ही स्पीसीज रह सकती है। दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ हैबिटेट और निश के बारे में। देखो, मैं एक पहले छोटा सा एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे कि आप जिस भी सिटी में रह रहे हो, मान लो हम लोग कोई पर्टिकुलर जयपुर सिटी में रह रहे हैं, या कोई भी एक पर्टिकुलर सिटी में रह रहे हैं, हनुमानगढ़ में रह रहे हैं, गंगानगर में कोई सिटी में रह रहे हो, ठीक है। तो वो सिटी तो हमारा क्या हो गया, एड्रेस हो गया, हमारा हैबिटेट हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, हम पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। निश उस सिटी के अंदर आपका, उस पर्टिकुलर मोहल्ले में या कॉलोनी में जो घर है आपका, जहाँ पे आप अपना मन चाह फंक्शनल रोल प्ले कर सकते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंट्रैक्शन कर सकते हो, एक पर्टिकुलर रेंज है आपकी वहाँ पे काम करने की, जहाँ पे आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो, ठीक है, कि मेरा यहाँ इतना दायरा है, मैं इतना काम कर सकता हूँ, तो वो आपका क्या कहलाएगा, निश कहलाएगा। जैसे कि हनुमानगढ़ या गंगानगर के अंदर या फिर जयपुर के अंदर, कोई भी सिटी के अंदर जितने भी कितने एनिमल्स रह रहे हैं, ह्यूमन भी रह रहा है, तो हम सबका डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज का हैबिटेट तो हो गया सेम, लेकिन निश जो है वो हर एक स्पीसीज का अलग रहेगा। एक निश के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज नहीं रह सकती, ठीक है। मान लो एक घर है, एक घर के अंदर एक बिल्ली भी रह रही है और एक कुत्ता भी रह रहा है, ठीक है। तो बिल्ली का अपना अलग निश रहेगा उस पर्टिकुलर घर के अंदर ही, और कुत्ते का अपना अलग निश रहेगा, क्योंकि वहां पे वो अपनी एक टोटली रेंज जो है वो वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में अगर हम बात करें तो हैबिटेट तो क्या होता है, एड्रेस है, ठीक है, और निश क्या रहते हैं, प्रोफेशन है, या फिर आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या रहती है, जॉब रहती है। दूसरा, ये किसी भी एक स्पेसिफिक फिजिकल स्पेस जो रहता है वो हमारे पास क्या है, एक हैबिटेट है। लेकिन अगर फंक्शनल रोल की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास, या फंक्शनल स्पेस की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास आंसर आएगा निश का, ठीक है। एक हैबिटेट के अंदर मैनी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज रह सकती हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्पीसीज की बात चलेगी, एक निश में एक ही स्पीसीज रहेगी, ठीक है। एक हैबिटेट जो है वो स्पेसिफिक जो है वो क्या बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का सेम हो सकता है, तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज एक साथ रह सकती है, यानी कि वन हैबिटेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, लेकिन एक स्पीसीज का एक ही स्पेस होगा, या एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो निश जो है वो एक ऑर्गेनिज्म का एक ही रहेगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के अगर बताऊं मैं तुम्हें, कि जैसे कि वॉर्म्स होते हैं, है ना, वॉर्म्स का जो हैबिटेट है वो क्या मानोगे आप, सॉइल या फिर आप बोल सकते हो कि ग्राउंड होता है, दैट सॉइल या ग्राउंड उस पर्टिकुलर वॉर्म का क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। निश क्या होगा, निश वो उस ग्राउंड के अंदर जिस जगह, मतलब सॉइल तो बहुत बड़ी है, ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, जहाँ पे वो मिक्सअप कर रहा है सॉइल को, ये उसका फंक्शनल रोल हो गया, मिक्सअप द सॉइल कर रहा है, ठीक है, डिकम्पोजिशन कर रहा है डेड ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करके इकट्ठा कर रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर उसका एक बिल होगा या एक जगह होगी पर्टिकुलर जहाँ पे अपना एग लेइंग करेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जगह उसका क्या कहलाएगा, निश कहलाएगा। आपकी एनसीईआरटी ने ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत क्लियरली कि ये एक पर्टिकुलर बायोम है, बायोम में डिफरेंट टाइप के क्या मिल सकते हैं,
अगर ये हम बोले कि ये क्या है, बायोम, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे, हैबिटेट। एक बायोम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैबिटेट बनने के पीछे रीजन क्या है, तो ये आपकी लिखा हुआ है रीजनल और लोकल वेरिएशन बायोम के अंदर वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स बनाती है, ठीक है। और फिर एक हैबिटेट के अंदर एक स्पीसीज का निश ये होगा, एक स्पीसीज का निश ये होगा, एक स्पीसीज का ये निश होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या हो गए, निश हो गए ऑर्गेनिज्म के। तो बायोम में हैबिटेट और एक हैबिटेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ निश हमें देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास आता है व्हाट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट। सिंपल से हमारे पास आंसर है, क्योंकि हैबिटेट जहाँ बात आएगी वहाँ पे सिर्फ बायोटिक नहीं बल्कि एबायोटिक फैक्टर भी आ जाएंगे, जिसमें टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, इनकी प्रेजेंस मायने रखती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिजियो केमिकल और फिजिकल और केमिकल कंडीशन क्या रहेगी, एक ही हैबिटेट की क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, ठीक है। हैबिटेट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ बायोटिक, एबायोटिक के साथ साथ हैबिटेट के अंदर आप बायोटिक कंपोनेंट को भी इंक्लूड करते हैं। एक हैबिटेट में पैथोजन कौन से हैं, पैरासाइट कौन से हैं, प्रीडेटर कैसे हैं, कॉम्पिटिटर वहाँ पे कौन से हैं, वो एक हैबिटेट की बात चल रही है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या है, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए नेचुरली सिलेक्ट होता है, और सिलेक्शन के लिए उसको अपने अंदर हो सकता है बहुत सारी अडेप्टेशन ऑप्टिमाइज करनी पड़े, किसके लिए, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। जबकि एक ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन, देखो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन, जो वो टॉलरेट कर सकता है, डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सकता है, एक डिस्टिंक्ट रोल वो इकोसिस्टम में प्ले करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, निश बोलते हैं। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो निश के अंदर देखने को मिलेगी। पहली बात तो डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन होगी टॉलरेंट करने की, डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इट्स यूटिलाइजेशन, डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल ऑफ इकोसिस्टम, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, निश। तो इसका मतलब राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निश, देन यू हैव टू से दीज लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट, मतलब इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट जो है हम इसका क्लियर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमें देखनी है मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, उनके रिस्पॉन्स और एक अडेप्टेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम मिलते हैं। इसके अलावा इस क्लास के अंदर आपको कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अगर आप हो सके तो मैं उसमें मॉडिफाइड कर दूंगी, ताकि आपको कन्वीनियंट कोई प्रॉब्लम ना रहे और कन्विंस रहे कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे बोर्ड और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और एनसीईआरटी का एक एक लाइन डायग्राम हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे एबायोटिक फैक्टर, उनके रिस्पॉन्स और अडेप्टेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, थैंक यू।